आ जाइए दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube पोर्टल दया कोचिंग सेंटर पर। तो मेरा भाई जो आपके आर्मी की तैयारी कर रहा है उनके लिए हम बड़े ही शानदार क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं भाई। दोस्तों, जो मेरा भाई आप नया चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक शेयर करता रहे। और दोस्तों, जो आज के क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर रहेंगे और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए। हम आपको एक क्वेश्चन से लगभग 4 क्वेश्चंस बता के चलेंगे दोस्तों। ठीक है जी। जो मेरा भाई चैनल से दोबारा से बोला जा रहा है, चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करता रहे। और आपको दया कोचिंग सेंटर ऐप डाउनलोड करनी है, जो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस में नीचे जो आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बच्चों, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो आपका कोई भी चार्ज नहीं होगा, वहां पर आप इस डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पर आपको टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और ये जो सेशन चला हुआ है ना, आर्मी अग्निवीर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए चला हुआ है। ठीक है जी दोस्तों, तो ध्यान रखिए। स्टार्ट करते हैं क्लास। चलिए दोस्तों, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। यदि आप ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिला रहे हैं तो कौन सी गैस निकलेगी बच्चा? वो क्लोरीन गैस निकलेगी, वो नाइट्रोजन गैस निकलेगी, वो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए भाई साहब कौन सी गैस निकलेगी मेरे दोस्तों। तो ध्यान रखना बच्चा, तो पानी को ब्लीचिंग पाउडर मिलाने पर आपकी क्लोरीन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है मेरे दोस्तों। कौन सी? क्लोरीन गैस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। आपसे कहने लगे हाइड्रोजन गैस जो होती है ये बच्चा ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा है। किसमें ज्यादा है? ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो गैस होती है वो कौन सी होती है बच्चा? वो आपकी हाइड्रोजन गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये वायुमंडल में ज्यादा है, तो कितना परसेंट है? 0.03% है। ठीक है जी। नाइट्रोजन जो गैस है ये आपके वायुमंडल में सबसे ज्यादा होती है। कौन सी गैस होती है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस जो होती है वो नाइट्रोजन होती है। कितना होती है सर जी? 78% होती है सर। ठीक है जी बच्चों, तो ध्यान रखिए। ये क्लोरीन गैस वो गैस भी होती है जो फूलों का रंग भी उड़ा देती है। क्या देती है? फूलों का रंग उड़ाना। फूलों का रंग उड़ा देती है। फूलों का रंग उड़ाना। ठीक है जी। तो फूलों का रंग जो उड़ा देती है वो भी कौन सी गैस होती है? क्लोरीन गैस होती है दोस्तों। विशेष तौर पर ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी के सिद्धांत की खोज किसने की है बच्चा? देखिए, एक होती है कैपिटल जी और एक होती है स्मॉल जी। देखो, दोनों का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ये होती है गुरुत्वीय त्वरण जी जो होता है, और बड़ा जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल जी होता है। इनका मतलब गुरुत्वीय होता है दोनों का। देखिए, इसकी वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, सॉरी 10 की पावर, इसको हम क्या बोलेंगे भाई? 6.67, इसको बोलते हैं बच्चा 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम का स्क्वायर। ये वैल्यू होती है बच्चा किसकी? बड़ी जी की। और छोटी जी की मैं बात करता हूँ तो ये होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिए। तो ये जी जो होती है ना, ये वाली जी, ये कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट को बोलते हैं नियतांक। कैसी होती है? नियतांक। ये फिक्स रहती है, ये कहीं पर चेंज नहीं होती स्थान चेंज करने पर। परंतु बच्चा ये स्थान बदलने पर बदलेगी। स्थान बदलने पर बदलने पर बदलेगी। ठीक है जी। तो ये वैल्यू चेंज होती रहती है। इसका मतलब छोटी जी का मान घटेगा, ध्रुवों पर ज्यादा होता है, ठीक है, जिसको हम पोल्स बोलते हैं। और बेटा विषुवत रेखा पर कम होगा और केंद्रक पर शून्य हो जाता है। तो ध्यान रखना, सार्वभौमिक सिद्धांत जो जी के बारे में बताया था बच्चा वो था आइजैक न्यूटन। न्यूटन नहीं बताया था इसके बारे में। एल्बर्ट आइंस्टीन ने भाई साहब एनर्जी के बारे में बताया था। एनर्जी E mc² जो बताया था, एनर्जी बराबर mc² होता है। गैलीलियो को ब्रह्मांड का पितामह कहा जाता है, ब्रह्मांड का। ठीक है जी, ब्रह्मांड के बारे में बताया था। जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए बच्चा। तो ध्यान रखना, सेकंड क्वेश्चन जो होगा इसका आंसर हो जाएगा डी, आइजैक न्यूटन होगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। लोहे में गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है? लोहे पर गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होती है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तांबे का प्रयोग किया जाता है, मैग्नीशियम का, क्रोमियम का, या जस्ता का? ध्यान रखने बच्चा, हम ये भी कह सकते हैं लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते का परत चढ़ाई जाती है, जस्तीकरण किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? जस्ता। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिए। तो क्या होगा बच्चा? लोहे पर गैल्वेनाइजेशन के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाते हैं? प्रयोग करते हैं, जस्ते का प्रयोग किया जाता है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ आपके सामने देखिए। तो क्या कह रहा है कि हाइड्रा अपना पुनर्जनन किस विधि से करता है? हाइड्रा जो होता है, जलीय जीव हम कह सकते हैं। तो हाइड्रा अपना पुनर्जनन किस विधि से करता है? बीजाणु जनन से, लैंगिक जनन से, या फिर मुकुलन जनन से, या फिर अलैंगिक जनन से? जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। जल्दी से बताना है बच्चा।
तो क्या होगा बच्चा, हाइड्रा जो करता है ये एक विधि होती है मुकुलन विधि। कौन सी विधि होती है? मुकुलन विधि है। मुकुलन जो जनन होता है, हाइड्रा अपना पुनर्जनन जो करता है, पुनर्निर्माण जो करता है, वो मुकुलन जनन से करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, पुरुष में प्राथमिक जनन अंग होता है। मनुष्य के अंदर जो प्राथमिक, जो प्राइमरी जो ऑर्गन्स है, जो आपका जनन अंग है, वो क्या होता है? वो अंडाशय होता है, वो वृषण होता है, वो पेनिस होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चे ध्यान रखना, अंडाशय जो होता है वो फीमेल के अंदर होता है। कौन सा होता है? फीमेल, मतलब स्त्री के अंदर होता है, महिला के अंदर होता है, जिसको हम अंडाशय ओवम बोलते हैं। और जो आपका वृषण होता है ये मेल के अंदर होता है, पुरुष के अंदर होता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिए आपके अंदर जो जो वृषण होते हैं, ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा? वृषण होगा। तो पुरुष में प्राथमिक जनन जो होता है वृषण होता है। ठीक है जी, जिसको हम टेस्टिस्ट बोलते हैं। टेस्टिस्ट जो होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से ही निकलता है बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। वाहनों के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? वाहनों की जो हेडलाइट होती है आगे वाली, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का, गोलीय दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, कॉन्वेक्स मिरर का, कॉनकेव मिरर का, या प्लेन मिरर का, या फिर स्पेरिकल मिरर का? तो वाहनों के हेडलाइट में जो दर्पण होता है बच्चा, वो होता है अवतल दर्पण, क्योंकि बेटा ये लाइट को क्या करेगा? प्रकाश को, लाइट को इकट्ठा करता है। लाइट को क्या करता है? इकट्ठा करता है। कॉन्वेक्स जो होता है, जिसको हम उत्तल दर्पण बोलते हैं, ये लाइट को फैलाता है। ठीक है जी, प्रकाश को फैलाता है। ठीक है, ध्यान रखना, उत्तल दर्पण जो होगा लाइट को फैलाएगा, अवतल दर्पण जो होगा लाइट को इकट्ठा करेगा। तो फोकस करने का जो काम करता है, जो फोकस करता है लाइट को, आपने देखा होगा रात के समय जो लाइट होती है फोकस करती है, वो अवतल दर्पण उस पर लगा होता है, अगर शीशा जो होता है। उत्तल दर्पण की मैं बात करता हूँ बच्चा, जो आपकी गाड़ी के साइड वाला, गाड़ी का साइड वाला, पीछे वाला, साइड वाला शीशा जो होता है, वो कौन सा होता है बच्चा? वो उत्तल दर्पण होता है। तो जो आपके होते हैं रोड लैंप जो होती है बेटा, रोड लैंप, रोड लैंप में भी कौन सा होता है? रोड लैंप में शीशा जो होता है, जो रोड पर लाइट लगी होती है, स्ट्रीट लाइट जो होती है, उन पर जो शीशा होता है वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। अमीबा अपना प्रजनन किस विधि से करता है? जो आपका अमीबा होता है वो किस विधि से प्रजनन करेगा? वो मुकुलन विधि से करेगा, वो बीजाणु जनन से करेगा, बाइनरी विखंडन से करेगा, या फिर अलैंगिक जनन से करेगा? तो बच्चा अमीबा जो प्रजनन करता है वो बाइनरी विखंडन होता है। ठीक है जी, ये एक में से एक टूटता रहता है तो अपना प्रजनन जो कर देगा, एक से एक भाग बन जाता है, एक से एक बन जाता है, तो कौन सा होता है? इसको बाइनरी प्रोसेस बोलते हैं, बाइनरी विखंडन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कक्ष में जो होता है, बाहरी कक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? हीरा जो होता है, वैसे मैं बात करूँ, हीरा हीरा कोई ना कार्बन है, और ना तो ये आपका तत्व है, ना ही ये आपका धातु है, ना ही अधातु है, ये पदार्थ है हीरा। तो हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? वो 1 होगी, वो 2 होगी, वो 3 होगी। भाई साहब, जब आपका तत्व ही नहीं है तो भाई साहब इसमें बाहरी जो इलेक्ट्रॉन संख्या कुछ भी नहीं होगी, तो कितनी होगी बच्चा? 0 होगी। कितनी होगी बच्चा? 0 होगी मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? नाइट्रोजन जो परमाणु होता है उसमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है बच्चा? तो नाइट्रोजन में कितनी होगी बच्चा? 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8। तो नाइट्रोजन आप देख लीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन 7वें नंबर पे है। तो कितना होगा वैसे उसमें आपके न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? अपना 7 होती है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भाई विद्युत प्रवाह है और विद्युत प्रवाह को मापना है, तो वैसे उसको किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का, एमीटर का, नैनोमीटर का, या फिर एमीटर का? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों विद्युत प्रवाह को मापना है तो एमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एमीटर का। बैरोमीटर जो होता है वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। यदि इन्हीं क्वेश्चंस की आपको टेस्ट सीरीज लगानी है तो आपको दया कोचिंग सेंटर ऐप को डाउनलोड करना है। वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस में नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दिया हुआ है वहाँ से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ओनली आर्मी के जो लोग, बच्चे जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये आपका ऑफर चला हुआ है। वो वहाँ पर जा करके आप अपना इस ऐप को, दया कोचिंग सेंटर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी आपके लिए हेल्पफुल ये कार्य रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11 है। जाइगोट जो होता है, जाइगोट जो बनता है का निर्माण किससे होता है? जाइगोट जो होता है शुक्राणु से, अंडाणु से, अंडाशय से, या ए या बी? तो बच्चा मैं एक बात बताता हूँ,
जो जाइगोट जो बनता है, भ्रूण जो बनता है माँ के पेट में जो बनता है, तो मेल और फीमेल के दोनों के जो आपके शुक्राणु और अंडाणु से बनता है। तो ध्यान रखना, तो शुक्राणु जो होता है ये होता है पुरुष में, इसमें होता है बच्चा पुरुष में होते हैं, और अंडाणु जो होता है ये होता है स्त्री के अंदर। तो जब बच्चा आपका क्या चीज शुक्राणु मिलेगा, क्या मिलेगा, शुक्राणु मिलेगा प्लस में अंडाणु मिलेगा, तो अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से जो बनता है बच्चा, वो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है जी, जो भ्रूण बनता है माँ के पेट में वो शुक्राणु अंडाणु से बनता है। जो स्पर्म होते हैं, मिलियन संख्या होती है स्पर्म की, मिलियंस बेटा। शुक्राणु का अंडाणु जो होता है, ओवम जो होता है, ओवम या अंडाणु जिसको हम बोलते हैं, एक निकलता है, और 27 दिन के या मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है, मासिक धर्म जो होता है, उसमें 27 दिन के बाद एक ओवम निकलता है। तो उस एक ओवम से आपके मिलियंस क्या होते हैं शुक्राणु, क्या करते हैं, क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, परंतु उसमें से एक ही जो आपका शुक्राणु होगा उसके अंदर, ओवम के अंदर फर्टिलाइजेशन कर पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12 है। सर्च लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। जो सर्च लाइट होती है ढूंढने वाली, डॉक्टर के पास जो टॉर्च होती है, या पर हम कह सकते हैं आपका जो पुलिस वाली टॉर्च जो होती है, उसमें कौन सा आपका दर्पण का यूज किया जा सकता है, उत्तल दर्पण का, परावर्तक दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का। तो बच्चे ध्यान रखना है, फोकस करती है वो आपका होता है अवतल दर्पण, क्योंकि फोकस करने का काम होता है, बीम लगाता है वो अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण कौन सा होता है, अवतल दर्पण सर्च लाइट में। गाड़ी की जो आगे हेडलाइट होती है, डॉक्टर की या जो आपका पुलिस वाले की टॉर्च होती है, उनमें सभी कौन सा होती है, आपका अवतल दर्पण होता है, शीशा होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13 है। किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। वो कौन सा धातु होता है बेटा, तांबा होता है, वो एल्यूमिनियम होता है, वो मैग्नीशियम होता है, पर सोडियम होता है। ध्यान रखना, चाकू से काटे जाने वाला जो धातु होता है, जो मेटल होता है, मेटल, इस मेटल को क्या कहते हैं भाई साहब, जो मेटल होता है ये होता है आपका सोडियम। सोडियम जो होता है बच्चा ध्यान रखिए, यदि इसको चाकू से काटेंगे तो आसानी से कट सकता है। पानी के साथ ये रिएक्शन ज़्यादा फास्ट कर लेता है, तो पानी में यदि डाला जाएगा तो विस्फोट करेगा भाई साहब, क्या करेगा, विस्फोट कर देता है मेरे दोस्तों। यदि आपने इस सोडियम को पानी के अंदर डाला जाता है तो विस्फोट करेगा, परंतु इसी वजह से सोडियम को क्रोसिन के तेल में, किसके तेल में बच्चा, क्रोसिन ऑयल में, क्रोसिन तेल में रखा जाता है, जिससे क्या है, बाहरी रिएक्शन ना करे। तो ध्यान रखिए, सोडियम को क्रोसिन के तेल में रखा जाता है, सोडियम को चाकू से काटा सकता है, तो ध्यान रखना भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14 है। संवेग किसके बराबर होता है। देखिए बच्चा, संवेग को बोलते हैं मोमेंटम, क्या बोलते हैं, मोमेंटम होता है, जिसको हम बोलते हैं संवेग। क्या बोलते हैं, संवेग। संवेग का फॉर्मूला होता है बेटा P इक्वल टू एम वी। क्या होता है, एम मतलब होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान होगा गुना होगा P इक्वल टू एम वी। एम मतलब मास, वी मतलब वेलोसिटी मतलब वेग। ध्यान रखिए, तो बच्चा मोमेंटम संवेग वाला द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, तो द्रव्यमान गुना वेग किसका गुणनफल है। तो ध्यान रखना, पहला ही आंसर इसके सामने लिखा हुआ है, द्रव्यमान गुना वेग जो होता है संवेग के बराबर होता है। P इक्वल टू एम वी एक फॉर्मूला होता है, पी इक्वल टू होता है एम बी। पी का मतलब मोमेंटम होता है, संवेग होता है, एम का मतलब मास, और वी का मतलब वेलोसिटी। मास का मतलब द्रव्यमान, वी का मतलब वेग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर बच्चा, क्वेश्चन नंबर 15 है। प्रतिरोध जिसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस, क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस के बारे में कह रहा है। रेसिस्टेंस जो होगा, रेसिस्टेंस का एसआई मात्रक इकाई क्या होती है, एसआई यूनिट बतानी है बेटा। एसआई को बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, क्या बोलते हैं, सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनिट बच्चा क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट कहा जाता है। तो प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है बच्चा, न्यूटन होता है, वॉट होता है, एमीटर होता है, फिर ओम होता है। तो ध्यान रखना बेटा, प्रतिरोध का सही मात्रक जो होता है बच्चा, वो क्या होता है, वो होता है बच्चा आपका क्या, वो होता है आपका ओम होता है, ओम। ठीक है जी, किससे नोट किया जाता है, ऐसे करके ओम होता है, ओम से नोट किया जाता है आपका प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। ठीक है जी। न्यूटन किसका होता है बच्चा, वो बल का होता है, बल की यूनिट होती है बल, बल की, और वेट मतलब भार की, बल और वेट जो भार होता है इसके यूनिट होती है न्यूटन। वाट जो होता है वो होती है बच्चा शक्ति का, किसका होता है, शक्ति का। और एमीटर जो होता है, जल्दी से कमेंट करके बताना है किसका होता है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16 है। अगर किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब छोटा बनता है तो वह दर्पण है। जल्दी से कमेंट करके बताइए उसका आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। तो बच्चों, यदि अगर किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब छोटा बनता है तो वह दर्पण होगा क्या, वो समतल दर्पण होगा, अवतल होगा, गोली दर्पण है, उत्तल दर्पण। यदि किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब छोटा बन रहा है तो बच्चा ध्यान रखना, छोटा बन रहा है तो कौन सा होगा, उत्तल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा बच्चों, उत्तल दर्पण होगा। जल्दी से बताइए भाई। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17 है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। थायरॉक्सिन बच्चा आपका हार्मोन्स होता है, क्या होता है, ये एक प्रकार का हार्मोन्स है। इस हार्मोन्स की कह रहा है उसका निर्माण करना है, तो उसके लिए आवश्यकता किसकी है, किसकी आवश्यकता होती है, आयरन मतलब लोहा। ठीक है जी,
आयरन मतलब लोहा होगा, आयोडीन की अवस्था होती है तांबे की या कैल्शियम की, कमेंट करके बताते रहिए क्या आंसर होगा दोस्तों जल्दी से। तो बच्चा थायरॉक्सिन हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए आयोडीन की अवस्था होती है। ठीक है जी, ध्यान रखिए। थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता कहाँ से बच्चा? ये निकलता है थायराइड ग्रंथि से। किससे निकलता है? थायराइड ग्रंथि जो होती है ये होती है गले में। कहाँ होती है? गले में ग्रंथि होती है बच्चा थायराइड, और थायरॉक्सिन हार्मोन गले से निकलता है। गले की थायराइड ग्रंथि से निकलता है, आयोडीन की अवस्था होती है। यदि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो बच्चा एक रोग होता है गलखंड या गलघेटू। गलखंड, हाँ जी, हाँ जी, और गल घेटुआ। ठीक है जी, या हम कह सकते हैं गोइटर। ये आपकी डिसीज होती है थायरॉक्सिन हार्मोन्स की वजह से। ठीक है जी बच्चों, तो ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 18 है, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचती है तब वो बेंड होती है। देखिए बेटा, एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम। तो सघन माध्यम में आप मान के चलिए आपने ले लिया पानी। क्या ले लिया? पानी। ये सघन माध्यम है। आपने यहाँ पर ले रखी हवा। तो हवा विरल माध्यम है। जिसके मॉलिक्यूल्स पास पास हैं वो विरल माध्यम, जिसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, कण दूर दूर है, वो, जिसके मॉलिक्यूल्स पास पास हैं वो होगा सघन माध्यम, जिसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं उसको बोलते हैं विरल माध्यम। तो कोई भी लाइट जब आपकी सघन माध्यम से ऐसे जानी थी सीधी लाइट, वो ऐसे ना जा करके, ये सघन माध्यम आपने ले रखा है, ऊपर पानी ले रखा है और नीचे आपने हवा ले रखी है। तो जैसे ही लाइट सीधी आकर के, जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में एंट्री करेगी, ठीक है जी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में एंट्री करेगी, तो क्या है, वो अभिलंब से क्या हो जाती है बेटा? दूर हट जाती है। क्या हट जाती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इसका मतलब ये दूर हट गई है। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। इसका मतलब एंगल आई जो होता है से एंगल आर जो होता है वो क्या हो जाता है बच्चा? बड़ा हो जाता है। हम ये कह सकते हैं तो दूर हटना है, अभिलंब से दूर हट जाएगी। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। यदि उल्टा हो जाता, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी भाई साहब, ये यहाँ पर पहुंच जाएगी। ठीक है बच्चा, ध्यान रखना। तो उसमें क्या होगा? अभिलंब की ओर, मतलब क्या कह रहा है? अभिलंब के पास। इसका आंसर वो आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ कह रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो भाई साहब अभिलंब से दूर हटेगी जो लाइट होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बच्चा देखना अभिलंब क्या होता है बच्चों। अभिलंब ये है नॉर्मल, इसको नॉर्मल को बोलते हैं। ये लाइन से दिख रही ना आपको नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल अभिलंब। ये अभिलंब होता है एक लाइन जो होती है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्लाज्मोडियम अपना जनन किस विधि से करता है? प्लाज्मोडियम जो होता है ये किस विधि से अपना जनन करेगा? बहुविखंडन विधि से, मुकुलन विधि से, बीजाणु जनन से या लैंगिक जनन से? प्लाज्मोडियम किस विधि से जनन करेगा? जल्दी से कमेंट करके आपको इसका आंसर बताना है। प्लाज्मोडियम किस विधि से जनन करता है जी? ठीक है दोस्तों, बताइए क्या आंसर होगा। तो बच्चा ध्यान रखना, जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मोडियम जो होता है, ये बहुविखंडन विधि होती है। कौन सी विखंडन होती है? बहुविखंडन, कई भागों में बंटने का काम करता है प्लाज्मोडियम जो होता है। ठीक है, विशेष विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20 है, खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीडेशन ना हो, उसका टूटना ना हो, खराब ना होना हो, तो उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाएगा? वो आपका O2 का, CO2 का, नाइट्रोजन गैस का, या फिर मीथेन गैस का? तो ध्यान रखना, खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखना है। एक चिप्स की पैकेट आती है, कोई भी जो पैकेट में जो चीज़ आती है पैकिंग में, तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जिससे वो खराब होने से बच सके। तो ये कह रहा है खाद्य पदार्थ में ऑक्सीजन होने से रोकने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाएगा? ठीक है जी दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या कह रहा है? हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम को छोड़ना है, बाहरी सेल है, तो भाई से ध्यान रखना, आउटर मोस्ट जो सेल होगा, बाहर वाला जो सेल होगा, सबसे बाहर वाला, उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है कितनी होती है बच्चा? 8 होती है। कितनी होती है बच्चा? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 8। क्योंकि बच्चा हीलियम इसलिए छोड़ रहा है कि हाइड्रोजन हीलियम इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ध्यान रखिए, इसका आंसर क्या होगा? 8 होगा मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, यकृत किस प्रकार की ग्रंथि है? लीवर की कह रहा है भाई, लीवर। जो लीवर होता है किस प्रकार ग्रंथि होती है आपकी? दोस्तों जल्दी से बताइए बच्चों। चलिए दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए, अंतःस्रावी ग्रंथि है, बाह्यस्रावी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है, उपयोगों से सभी? दोस्तों आपको इन्हीं क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप दया कोचिंग सेंटर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। आर्मी जो जीडी की तैयारी कर रहा है या फिर टेक्निकल या अन्य की जो तैयारी कर रहा है, उन्हीं के लिए ऑफर चला हुआ है। वहां पर जाकर के आप प्ले स्टोर से
आप डाउनलोड कीजिए, तो वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी लगाने के लिए। आपको लगेगा कि हमारा जो IQ लेवल है, जो नॉलेज चल रही है, जो तैयारी चल रही है, वो कितने अच्छी तरीके से चल रही है, वहाँ पर की और तैयारी अच्छे बेटर तरीके से होगी। चलते हैं दोस्तों, यकृत किस प्रकार ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि है, बाह्यस्रावी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है, उपरोक्त सभी। उदाहरण का बेटा, यकृत एक प्रकार किस प्रकार ग्रंथि होती है? बहिस्रावी। बहिस्रावी का मतलब होता है एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन का मतलब होता है बेटा जो बाहर के तौर पर किसी चीज का निकास करेगी। बहिस्रावी ग्रंथि वो होती है जिसमें होता है डक्ट। डक्ट को बोलते हैं बेटा नली। क्या बोलते हैं? नली। जिसमें नलिका होती है, जो नली में कोई भी एंजाइम से जूस निकाल रही हैं, तो नली के अंदर निकाल रही है, वो बहिस्रावी ग्रंथि होती हैं। और जो एंजाइम्स या हार्मोन्स को ब्लड के अंदर ही निकाल देती है, जिसमें डक्ट नहीं होता, नली नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। जैसे अंतःस्रावी ग्रंथि की मैं बात करूं तो बच्चा वो होती है जैसे पीयूष ग्रंथि हो गया, पीयूष हो गया, थायराइड हो गया, ठीक है जी, थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, एड्रिनल ग्रंथि हो गया। बच्चे बहुत सारी ग्रंथियां हैं जो आपकी कैसी ग्रंथि होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। बहिस्रावी में आपका एक्सोक्राइन में लीवर हो गया, है ना। बाह्यस्रावी ग्रंथि की मैं बात करूँ, लीवर हो गया, है ना। आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, है ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती है, गैस्ट्रिक ग्रंथि होती हैं। लार ग्रंथि हो गया, लार ग्रंथि, ठीक है। तो ये सभी कैसी ग्रंथि होती है? बहिस्रावी ग्रंथि होती है। तो इसमें कह रहा है यकृत कैसी ग्रंथि? बहिस्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि का वेट होता है 1.5 kg। किसका वेट होता है बच्चा? लीवर का जो वेट होता है मेरे दोस्तों, वो होता है 1.5 kg। ठीक है जी दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रखने के लिए प्रवृत्त करता है, वो क्या कहलाता है? मतलब कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी, तो उनमें कौन सी स्थिति काम करेगी बच्चा? वो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, वो त्वरण बल होगा, जड़त्व होगा, गति का प्रथम नियम। देखिए बच्चा, जो आपका जड़त्व का नियम होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया जो होता है, वो न्यूटन का फर्स्ट नियम है। कौन सा है? फर्स्ट लॉ। ठीक है जी, न्यूटन का कौन सा था? फर्स्ट लॉ को कहते हैं न्यूटन का नियम, न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक है जी, न्यूटन का प्रथम नियम जो है बच्चा, वो कौन सा है? आपका जड़त्व का नियम है, लॉ ऑफ इनर्शिया जिसको हम कहते हैं। तो इसमें ये कहता है कि वस्तु विराम अवस्था में विराम में रहेगी, गति में तो गति में रहेगी। न्यूटन का प्रथम नियम कहता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 24, दांतों में सड़न कब शुरू हो जाती है? दांतों में आपकी जो सड़ना शुरू हो जाता है, किस कब होगा? तो मुंह का पीएच मान 4.4 से कम हो जाता है। मुंह में पीएच मान जो होता है 5.5 से कम हो जाता है। मुंह में पीएच मान जो होता है 5.5 से ज्यादा हो जाएगा, या पर मुंह का पीएच मान 4.4 से ज्यादा हो जाएगा। आपके दांतों का क्षय होना, खराब होना, सड़न होना, वो जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। तो ध्यान रखिए, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होगा तो दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। क्योंकि उसमें क्या होता है, आपका जो एसिडिक प्रवृत्ति होती है, अम्लीय प्रवृत्ति होती है, वो ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगती है। जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की जो प्रवृत्ति होती है बच्चा, वो क्या होने लगती है? ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 25 है, जब एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, तब केल्विन पैमाने पर तापमान कितना डिग्री होगा? तो बच्चा वो होगा 251 डिग्री, 251 केल्विन होगा, 351 केल्विन होगा, 365 केल्विन होगा, 370। बच्चा इसका फॉर्मूला होता है, यदि आपने फॉर्मूला पढ़ा हो तो फॉर्मूला होता है बेटा C अपॉन में 100 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन में 180 इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन में 100 इक्वल टू R माइनस 0 अपॉन में 80। ठीक है जी, नीचे नीचे से एक वैल्यू काट लेते हैं, 0 0 से 0 कट जाता है, 5 2 से काट लीजिए, 2 पंजे 10, 2 नाम 18, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। तो हम कह सकते हैं C अपॉन में 5 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन में 9 इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन में 5 इक्वल टू R अपॉन में 4। किसके बारे में पूछा बेटा? सेल्सियस और केल्विन के बारे में बात कर रहा है, तो सेल्सियस की जो वैल्यू उसमें रख दीजिए। तो बच्चा देखिए, आप यहाँ पर सेल्सियस की जगह 78 रखेंगे, 78 अपॉन 5 इक्वल टू एफ नहीं, केल्विन के बारे में बात कर रहा है, तो केल्विन आपको उठाना है ये वाला, और ये वाला वैल्यू उठानी है आपको। तो देख लीजिए, 78 अपॉन में 5, K माइनस 273 अपॉन में 5 अपॉन में 5 हो गया, और 5 से 5 कट गया। आप देखिए बच्चा, जब इक्वल टू करेंगे K में से आप क्या करेंगे? माइनस 273 माइनस 78 आप ऐड करते हैं, तो बच्चा देखिए माइनस K है इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा? 351 K हो जाएगा, 351 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा, तो K बराबर कितना हो जाएगा? 351। तो केल्विन कितना होगा बेटा? 351। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा? 351 होगा। बच्चा स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बड़ा विशेष इंपॉर्टेंट है। आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, केल्विन से सेल्सियस, सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से फारेनहाइट, फारेनहाइट से रोमर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 26 है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन जो होता है बच्चा, आपको सभी पता है, O3। भाई 3 होते हैं, सीधा सीधा आंसर हो गया, क्या होगा? 3 परमाणु आपके होते हैं।
ये ऑक्सीजन का ही रूप है। किसका रूप है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ही रूप है। कौन है भाई साहब? आपकी जो ओजोन गैस होती है वो ऑक्सीजन का ही एक रूप होता है, एक अपर रूप होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 27। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? विद्युत आवेश जो होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? आवेश की बात कर रहा है तो ओम होता है, वाट होता है प्रतिरोध। तो विद्युत आवेश जो होता है जिसको हम बोलते हैं चार्ज, और चार्ज की क्या होती है? कुलाम्ब। क्या होती है बच्चा? कुलाम्ब होती है। इसको हम सी से नोट करते हैं बच्चा, ठीक है जी। तो कुलाम्ब होता है विद्युत आवेश की एसआई यूनिट क्या होती है? कुलाम्ब। क्या होता है? कुलाम्ब। ओम जो होता है ये प्रतिरोध की होती है, ओम होती है प्रतिरोध की बच्चा। वाट होती है शक्ति की, ठीक है जी, वाट होती है शक्ति की। प्रतिरोध तो खुद ही एक क्या है? यूनिट्स है, ठीक है जी। तो ध्यान रखें प्रतिरोध क्या है? क्वांटिटी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 28 है, न्यूटन के गति के दूसरा नियम क्या स्थापित करता है? न्यूटन का जो दूसरा नियम होता है बेटा ये कहता है फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना ये स्थान और समय के बीच में संबंध, समय और दूरी के बीच में संबंध, दूरी और ऊंचाई के बीच संबंध होता है, या फिर समय और दूरी के बीच में संबंध होता है। बच्चा मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते हैं मेरे दोस्तों। ध्यान रखना समय जो होता है न्यूटन का गति का दूसरा नियम कहता है स्थान व समय के बीच का संबंध। क्या बताता है? स्थान जो प्लेस होता है समय के बीच में रिलेशन बताने का काम करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए बच्चा, उत्प्लावन बल की व्याख्या किसने की? जो उत्प्लावन या फ्लोटिंग जो पावर है, फ्लोटिंग जो फोर्स है उसके बारे में किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था, गैलीलियो ने बताया था, आइंस्टीन ने, आर्किमिडीज ने। तो फ्लोटिंग के बारे में, उत्प्लावन बल के बारे में जो बताया था आर्किमिडीज ने बताया था। इन्होंने बताया था वैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जैसे अंदर जो जाएगा तो पानी उसको क्या आएगी? बाहर की तरफ एक फोर्स लगाने का काम करेगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं उत्प्लावन बल को, ठीक है जी। तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। और न्यूटन जो है इसने गति के नियम पर बात बताया था। गैलीलियो को ब्रह्मांड के बारे में बताया था। किसके बारे में? ब्रह्मांड के बारे में गैलीलियो ने बताया है। आइंस्टीन जो है इसको एनर्जी के बारे में बताया, E=mc², ठीक है जी दोस्तों, ध्यान रखिए, विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 30। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम होता है, मेडुला होता है, अब अंगोरा होता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए दोस्तों। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा विकसित भाग जो होता है बच्चा वो होता है सेरिब्रम। क्या होता है बच्चा? जिसको हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क। क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क कहते हैं इसको भाई साहब, सेरिब्रम को। सेरिब्रम, सेरिब्रम जो होता है ये सबसे बड़ा भाग है, विकसित भाग है, कहा जाता है 2/3 भाग, या हम कह सकते हैं 67% जो भाग होता है वो आपका क्या होता है? मनुष्य का मस्तिष्क होता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। तो सबसे बड़ा भाग हम ये कह सकते हैं सोचने समझने तक शक्ति बुद्धि सभी का केंद्र जो होता है यही होता है। सोचना समझना, सोचना समझना तर्क शक्ति, ठीक है, सोचना समझना तर्क शक्ति बुद्धि, ठीक है बच्चों। तो सोचना समझना तर्क शक्ति बुद्धि इन सभी का केंद्र यही होता है। सेरिबेलम जो होता है संतुलन बनाता है बच्चा। क्या बनाता है? संतुलन बनाना। क्या बनाना? संतुलन बनाने का जो काम करता है वो यही करता है। मेडुला जो होता है ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया बच्चा वो क्रिया होती है जिन पर आपका नियंत्रण नहीं होता, जैसे कि दिल का धड़कना, दिल का धड़कना, ठीक है जी, श्वसन दर, श्वसन दर, छींक आना, छींक आना, खांसी आना, मतलब बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया होती हैं जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है, तो वो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 31। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आती है उसका कारण क्या होता है भाई? विषाणु के कारण आती है, कवक के कारण आती है, जीवाणु कारण, प्रोटोजोआ। तो कहते हैं भाई साहब उसमें आपका क्या है? आपके बैक्टीरिया पनप जाते हैं। तो ध्यान रखना जीवाणु, आपके जो दूध दही या खाना जो होता है खराब होने लगता है तो उसमें बैक्टीरिया पनप जाते हैं, ना कि वायरस, ठीक है, ध्यान रखना। तो बैक्टीरिया के कारण क्या होता है? दुर्गंध आने लगती है खाने में। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने, ऊपर की ओर उठाए गए हथौड़े में कौन सा ऊर्जा होती है? आपने कोई हथौड़ा ऊपर की तरफ उठा रखा है, उसमें ऊर्जा कौन सी है बच्चा? ध्यान रखने उसमें क्या आता है? एक एनर्जी होती है पीई, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं एमजीएच। एमजीएच का मतलब उसमें मास भी है, ठीक है जी, उसमें ग्रेविटी भी है, मतलब गुरुत्व भी है, और उसमें बच्चा क्या है? हाइट भी है। तो ध्यान रखिए ये सारी चीजें होती हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ध्यान रखना कौन सी होगी बेटा? स्थितिज ऊर्जा। जब आपने हथौड़ा ऊपर को उठा रखा है, ऊपर हथौड़ा आपने उठा रखा है, तो बच्चा ध्यान रखिए आपने पकड़ रखा है हथौड़े को ऐसे करके, तो ध्यान रखा जैसे आप नीचे की तरफ मारेंगे तो उसमें हाइट भी आ रही है, और प्लस में क्या उसमें मास भी है, और प्लस में क्या उसमें ग्रेविटी जो पृथ्वी काम करती है, ठीक है जी। तो स्थितिज ऊर्जा होती है, इसका फॉर्मूला होता है एमजीएच। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने, एक मिश्र धातु किसका उदाहरण होता है? मिश्र धातु किसका उदाहरण होता है? द्रव्य विलयन है, गैसीय विलयन है, या फिर ठोस विलयन है, ये सभी। तो मिश्र धातु की बात कर रहा है तो मिश्र धातु जो बनता है वैसे ठोस विलयन है। कैसा विलयन है? सॉलिड सॉल्यूशन है, विलयन हम कह सकते हैं। सॉलिड जो होता है मिश्र धातु होता है। आगे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। पृथ्वी की तापक्रम की वृद्धि के लिए सबसे बड़ा कारण कौन रहा है भाई?
जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है पृथ्वी पर, जब तापमान जो बढ़ रहा है, वो कौन सी गैस होती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है। उदाहरण में पृथ्वी का जो तापमान बढ़ा रही है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है सबसे ज्यादा तापमान बढ़ा रही है पृथ्वी का। कार्बन मोनोऑक्साइड को विषैली गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषैली गैस। कौन सी बोलते हैं बेटा? विषैली गैस है। विषैली गैस जो होती है बच्चा, ये होती है आपकी कौन सी? विषैली गैस जो होती है ये आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। और CO2 जो होती है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा जो आपका कौन सा होती है, सॉरी, जो आपका कौन सा होता है, NO2 और SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है अम्लीय वर्षा, एसिड रेन कराने में हेल्पफुल होती है। अगला क्वेश्चन है 35, क्या है? सिलिकॉन क्या होता है बच्चा? सिलिकॉन जो होता है ये चालक है, अर्धचालक है, सुचालक है, कुचालक है। कुचालक है, ठीक है जी। तो ध्यान रखिए बच्चा, जो आपका चालक कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, या इंसुलेटर है, या कंडक्टर है, ध्यान रखिए। तो ध्यान रखना, सिलिकॉन जो होता है ये अर्धचालक होता है, जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन और जर्मेनियम दो जो होते हैं बच्चा, ये मोस्टली मात्रा में क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर होते हैं। अर्धचालक सिलिकॉन की क्या होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन के आपके मेमोरी कार्ड जो चिप होती है ना, जो ट्रांजिस्टर होते हैं या सिम कार्ड जो चिप होती है, वो बनाए जाते हैं सिलिकॉन के, बनाए जाते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम, सबसे ज्यादा सिलिकॉन के बनते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 36, जब हम आवर्तिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो सेल की संख्या में क्या परिवर्तन होता है? तो संख्या बढ़ जाती है, संख्या घट जाती है, समान रहती है, संख्या में अधिक वृद्धि होती है? जल्दी से बताइए। आवर्तिक जो ताली होती है उसमें आप जाते हो नीचे की तरफ तो क्या होगा बच्चों? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा मेरे दोस्तों। तो ध्यान रखना, जब आप आवर्त सारणी में ताली में नीचे की ओर जा रहे हैं तो आपकी संख्या जो हो जाती है, क्या होती है? सेल की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? सेल की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है जब नीचे की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन देखिए। चलिए, लगभग आपके कितने क्वेश्चन हैं बच्चा? ये आपके 36 क्वेश्चन हुए, और बड़े ही विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं भाई। जो मेरा भाई इन्हीं क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज लगाना चाहता है, दया कोचिंग सेंटर ऐप को प्ले प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है। प्लस में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चा आपको टेस्ट सीरीज लगाने को मिलेगी। और ये सीरीज चली हुई है, ये ओनली आर्मी वाले जो बच्चे हैं हमारे, NA का है, ट्रेडमैन का है, GD का है, टेक्निकल का, जिसकी भी तैयारी कर रहा है उसी के सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। चलते हैं, आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, विराम देते हैं। आज की क्लास को यहीं विराम देने के बाद आपकी क्लास कल होगी। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।